ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में थ्योरी एंड सारे फॉर्मूले देख लिए थे, और अब हम कंटिन्यू करेंगे। ये सब थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ओके, अब इसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अप्लाई कैसे करना है इन सब फॉर्मूले को। सो ये देखिए, द ड्राइंग शोज 4 पॉइंट्स सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बेस्ट रैंक्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दीज 4 लोकेशंस। आपको डायग्राम में एक पी पॉइंट दिया है। ओके, आपको डायग्राम में यहाँ पर ये देखो पी की डायरेक्शन दी हुई है, वर्टिकल डायरेक्शन है। 4 पॉइंट्स इसके सराउंडिंग्स में पोटेंशियल बताना है। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कितना होता है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है, सो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। थीटा किस किस के बीच में होता है, थीटा मैंने आपसे बताया था वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो के पी डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सो पी और आर के बीच में, आर क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल। डाइपोल ये है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। तो ये भी वर्टिकली अपवर्ड है, और इस डाइपोल से पॉइंट 1 तक पहुंचने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। सो दिस विल बी योर आर। ठीक है, ये आपका R1 होगा। सो R1 और P के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे आने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा R के लिए, राइट। तो P वर्टिकल है और R आपका हॉरिजॉन्टल है, सो थीटा आपका 90 हो जाएगा। इधर आने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, सो थीटा आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और इधर आपको आना पड़ेगा, सो आप डायरेक्टली वैसे यहाँ पर थीटा को 90 ही ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो चाहे इधर से लो चाहे उधर से लो, बस उसका जो थीटा है, थीटा कैप जो है वो चेंज हो जाता है, पर वेक्टर क्वांटिटी तो लेना ही नहीं है। सो अगेन आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा है, 90। सो बिकॉज 2 और 4 जो पॉइंट है इन पे तो 90 एंगल बन रहा है, और हमें पता है कि cos 90 कितना होता है, 0। सो V2 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि KP cos 90 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 0 आएगी। अब 1 और 3 पे देखते हैं। सो V1 हमें थीटा 0 मिल रहा है, तो KP cos 0 अपॉन आर स्क्वायर होगा, विच इज नथिंग बट KP अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हमें ये V3 क्या मिल रहा है, cos 180 मिलेगा, तो माइनस का KP अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा हमें, ये हमें V3 मिलेगा। सो एज यू कैन सी आपके पास सबसे ज्यादा कौन कौन सी पॉइंट है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो आपको 1 पे मिला है। देखो V1 पे आपको मिली है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, करेक्ट। और V3 सबसे कम होगा, क्योंकि V3 पे आपको मिली है नेगेटिव वैल्यू। ये पॉजिटिव है और ये आपके पास नेगेटिव है, और 2 और 4 बीच में आएंगे क्योंकि ये 0 है। सो 2 और 4 दोनों आपके पास क्या है, 0। तो यस, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, 1 ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 3। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इक्विपोटेंशियल लाइंस ऑफ अ डाइपोल टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। चारों में से इक्विपोटेंशियल लाइंस जो है वो कौन सी होगी हमारे पास, इक्विपोटेंशियल लाइंस हमें बतानी पड़ेगी यहाँ पे। तो इक्विपोटेंशियल लाइंस देखने के लिए सबसे पहले चलते हैं। देखो, इक्विपोटेंशियल लाइंस का मतलब आपका यहाँ पर ये होता है, जस्ट होल्ड ऑन, यस। इक्विपोटेंशियल लाइंस वो होती है जिनके ऊपर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी। तो सपोज डाइपोल बनाना है, तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे होगा, और मैं थोड़ी सी डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज बना देती हूँ। अब इस माइनस क्यू के चारों तरफ सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बनाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस मैंने आपको बता दी थी कि दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आपके पास ये प्लस क्यू से ओरिजिनेट होके माइनस क्यू की तरफ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें हैं, ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें बना लेते हैं। और ये मैंने आपको बता रखी थी, इस तरह से लाइनें बनती है आपके पास में, माइनस क्यू से प्लस क्यू, एरो सारे इधर होंगे। ओके, वैसे तो हमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, कोई सा भी +1 ले सकते हैं, ज्यादा मेरे लिए आसान रहता है यार कि मैं इसको ले लेती। हाँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं इसको प्लस क्यू ले लेती हूँ और इसको माइनस क्यू ले लेती हूँ, सो दैट मेरे लिए थोड़ा सा एरो बनाने आसान हो जाएंगे, क्योंकि सारे एरो राइट में जाएंगे। एनीवेज वी विल गेट सेम ऑप्शन। सो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये देखो। और माइनस क्यू पे लाइंस आके मिलनी चाहिए, माइनस क्यू पे आपके पास क्या आनी चाहिए, लाइंस आके इस तरह से मिलनी चाहिए, कहीं से भी आओ पर वो माइनस क्यू पर आकर मिलेगी। और प्लस क्यू से वो दूर जाएगी, राइट, प्लस क्यू से वो दूर जाएगी, इस तरह से देखो, प्लस क्यू से वो दूर जाएगी।
हमें इस तरह से लाइनें मिलती है। अब इक्वी पोटेंशियल मैंने आपसे बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल लाइन। इक्वी पोटेंशियल लाइन जो होगी वो मैंने आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो मैं रेड कलर से बनाने की कोशिश करती हूँ। इस प्लस क्यू के चारों तरफ मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे तो इस तरह से अगर मैं ये पूरा रेड वाला है, क्योंकि मैंने लाइनें तो 4 ही बनाई है बट एक्चुअल में वहां 4 लाइनें नहीं है, वहां पर बहुत सारी पास पास वाली लाइनें होगी। तो ये जो पूरा सर्कल है प्लस क्यू, इसके चारों तरफ जो मैंने रेड पॉइंट बनाए हैं, ये रेड लाइनें इन्हीं लाइन के परपेंडिकुलर्स को मिलाने के बाद मिली है। करेक्ट। सो आगे और जाओगे तो यहाँ पे देखो, ये देखो 90 बन रहा है, फिर ये आओगे ये 90 बनेगा, फिर यहाँ सीधा आ जाओगे ये 90 बनेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा ये 90। सो ये आपको इस तरह से मिलेगा। करेक्ट। और इसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से मिलेगा। सिमिलरली इधर भी आपको यही करना है। जब आप 90 की लाइनें बनाओगे तो आपको सर्कल्स मिलेंगे। ये देखो सारी 90 की लाइन बना रही हूं मैं, ये 90 की लाइन जो है ये सर, लेकिन सबसे सेंटर पे आप देखो, ये जो लाइन, कोई भी लाइन इस तरह से कर्व होती है पूरी, तो सबसे जो मिड पॉइंट होता है उस मिड पॉइंट पे टेंजेंट बिल्कुल इस तरह से होती है, तो उस पे कोई परपेंडिकुलर बनाना तो वो सीधा जाएगा। तो यहाँ पर जब आप परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो 90 यहाँ होगा, इस लाइन का 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 यहाँ। तो आपको जो लाइनें मिल रही है रेड वाली, ये है हमारी क्या, इक्वी पोटेंशियल लाइनें। और जो ब्लू वाली लाइनें हैं ये आपके है पास है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें। और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें और इक्विपोटेंशियल लाइनें हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। सो देखो कौन सा डायग्राम मिल रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है, क्योंकि डी में आगे इन्होंने सर्कल कंप्लीट नहीं किया है, ये इस तरह कंप्लीट हो जाता है, ये आगे इस तरह से कंप्लीट होगा, एक्चुअल लाइन इस तरह से होगी, इन्होंने उसका हाफ पोर्शन ही बनाया है, ये आगे ये अपन को मिला था। करेक्ट। ये तो हमें मिला ही नहीं था क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं मिला, और ये इक्विपोटेंशियल लाइन क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस कभी करती ही नहीं, इक्विपोटेंशियल लाइन हमेशा पैरेलल होती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा। अब ये देखिए 3 point charges 2q minus q and minus q are located respectively at 0 AA, और ये लोकेशन दी हुई है। डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, मैं आपको डाइपोल मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला बताती हूँ। ओके, जो डाइपोल मोमेंट हम निकालेंगे यहाँ पे, जस्ट होल्ड ऑन। डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालना है आपको, आपके पास कहीं पर भी मान लीजिए कुछ भी चार्ज दिया हुआ हो, रेंडमली आपके पास अगर एक एक चार्ज दिए हुए हो, जैसे डाइपोल के अंदर हमें क्या चाहिए, दो चार्ज चाहिए, लेकिन हमें अगर एक एक चार्ज दिए हुए हों और कहा जाए कि इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालो, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी मन मर्जी के हिसाब से कोई भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो और उस पर ओरिजिन सेट कर दो। ध्यान रहे आप अपना ये ओरिजिन कहाँ लेते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा आपके पास जवाब सेम आएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चॉइस ऑफ ओरिजिन, ये ध्यान रखना, चॉइस ऑफ ओरिजिन डज नॉट चेंज, डजंट मैटर, ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। इसलिए कई बार आपको डायरेक्टली कंसेप्ट से क्वेश्चन आ जाएगा कि डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए इन चार फिगर में क्या डाइपोल मोमेंट सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। तो अगर उनका, आप सिर्फ उनका क्या देखना है, आप मत देखना कि ओरिजिन कहाँ पे लिया है, आप सिर्फ ये देखना कि वहां पर जो रखे हुए चार्जेस हैं क्या वो चार्जेस सेम टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, चॉइस ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता। सो अब लेना कैसे है, आपको ध्यान रखना है कि आपका एक चार्ज तो आपको दिया हुआ है और ओरिजिन को आप अपना दूसरा चार्ज मान के चल लेना, ओरिजिन को आप अपना दूसरा चार्ज मान के चल लेना। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका फर्स्ट डाइपोल बन जाएगा ये, सेकेंड आपका बनेगा Q1 और O के बीच में, थर्ड आपका डाइपोल बनेगा ये रहा Q2 और O3 O के बीच में। सो निकालेंगे कैसे, डाइपोल निकालने के लिए क्या करते हैं, चार्ज का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो चार्ज तो जैसे मान लीजिए आपने Q1 लिया है तो Q1 हो जाएगा, और साथ में क्या आता है, डिस्टेंस। तो आपको इस ओरिजिन और इस Q के जो बीच की दूरी है उस दूरी का पोजीशन वेक्टर ले लेना है। अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस पे ये चीज अप्लाई करते हैं। सो 2q का हमारे पास यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, इन्होंने तो ओरिजिन दे रखा है, नहीं दे रखा होता तो भी हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, लेकिन बिकॉज यहाँ पे एंगल निकालना है और एंगल इन्होंने खुद की एक्सिस से लिया है, इसलिए बेटर होगा कि हम इसी पे चले जाएं। सो 2q का कोऑर्डिनेट कितना है,
0AA, यानी 2Q जो है उसमें x कोऑर्डिनेट आपका 0 है और y कोऑर्डिनेट आपका ये है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेती हूँ, जस्ट अ मिनट, मुझे एक बार डायग्राम बना ले दीजिए। 2Q आपका यहाँ है जिसका कोऑर्डिनेट है 0AA और इसी डायरेक्शन में नीचे हमारा -q जा रहा है और ये हमें दिया है z, ये हमें दिया है y और ये हमें दिया है x और इधर दिया है इन्होंने q का कोऑर्डिनेट इन्होंने क्या दिया है -q और -q, यानी यहाँ पे भी -q है, यहाँ पे भी -q है। एक का आपके पास है 0a-a, तो इसका है 0a-a और लास्ट वाले का हमारे पास हो जाएगा z कोऑर्डिनेट का है 0-0-a, तो ये हो जाएगा 0-0-a। अब देखो इसका डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। ओके, इसका डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आई टोल्ड यू ओरिजिन जो है हमारा उसको सबसे पहला चार्ज ले लीजिए तीनों के साथ में कॉमन। सो P1 निकालते हैं। P1 सपोज हम इस 2Q का निकालेंगे तो 2Q का पोजीशन वेक्टर देखिए, 2Q में आई कैप का कोफिशिएंट तो 0 है और जे कैप का कितना है, मतलब वाई डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट कितना है, यानी ये पॉइंट कैसे मिलेगा आपको वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करनी पड़ेगी a डिस्टेंस, फिर आपको z में जाना पड़ेगा a पे, तो इस तरह से आपको मिलेगा। तो ये आपका k कैप हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, P1 निकालेंगे कैसे, सबसे पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये ले लीजिए चार्ज का मैग्नीट्यूड, और फिर जो आपने ओरिजिन चूज किया है उस ओरिजिन से इस चार्ज के बीच का दूरी जो है उसका एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर लेना है। सो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ के रेस्पेक्ट में इसका 0 आई कैप हो जाएगा और a जे कैप प्लस a के कैप, ये तो हो जाएगा P1। P1 की जगह मैं P2Q लिख देती हूँ। अब ये वाला मेरा है यहाँ पे -q, तो P ऑफ -q, लेकिन इस वाला ले रही हूँ तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, -q लेना है आपको। ध्यान रहे मैग्नीट्यूड बहुत मैटर करता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको उसका नेगेटिव पॉजिटिव भी लेना पड़ेगा। सो ये -q लेना है, जबकि एक्चुअल डाइपोल में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो यहाँ डायरेक्शन आपको एक्चुअल तभी मिलेगी जब आप -q को -q लेंगे और +q को +q लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे a जो है वो ये हमारा जे कैप डायरेक्शन में हो जाएगा और थर्ड हमारा k कैप में हो जाएगा। सो a जे कैप है और माइनस का a k कैप हो जाएगा और P ऑफ -q जो कि z एक्सिस पे रखा हुआ है, ये थर्ड वाला, इसका आपके पास आ जाएगा -q। अब ये x में भी 0 है, y में भी 0 है और z में इसका है -a, तो -a k कैप आ जाएगा। सो नेट डाइपोल मोमेंट आपको पूछा जाएगा तो इन तीनों का क्या करना है, टोटल करना है। सो P वेक्टर आपको कितना मिल जाएगा। अब सबसे पहले देखो आई कैप में तो कुछ है ही नहीं, जे कैप में देखो, जे कैप में यहाँ पे है 2QA प्लस का, 2QA प्लस का, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का QA और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये तो आ जाएगा आपका जे कैप में। के कैप में आपका इस 2Q को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिलेगा 2QA के कैप में, यहाँ -q और -a मिलके फिर से +a हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस में हो जाएगा आपका, तो प्लस का QA, ये आपका आ जाएगा के कैप में। तो टोटल डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा QA जे कैप और यहाँ आ जाएगा 4QA के कैप, ये आपका नेट डाइपोल मोमेंट होगा। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड पूछा जा गया है क्या, क्वेश्चन में देख लेते हैं। यस, हमें मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। सो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा q स्क्वायर a स्क्वायर। सो मैं qa बाहर ले लेती हूँ, 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा √17 टाइम्स qa, ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। सो देखिए √17 वैसे तो ऑप्शन बी में ही है सिर्फ, तो ऑप्शन बी में डायरेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका √17 है, एक में ही आ रहा है, लेकिन मैं डायरेक्शन बता देती हूँ। आपको ये डायरेक्शन बोल रहा है, एक तो z एक्सिस के साथ पूछ रहा है एंगल कितना है और 2 y में पूछ रहा है, ठीक है, तो हम दोनों के साथ निकाल लेते हैं। सपोज मैं z एक्सिस के साथ निकालती हूँ, है ना, z एक्सिस के साथ मेरा एंगल कितना आएगा, तो जो भी मेरा वेक्टर जा रहा है, अगर इसका मतलब ये p जो है इसको एक ग्राफ में प्लॉट करो और इसमें आपके पास जे कैप और के कैप है, तो वही दो बनाओ आप, है ना, वही दो बनाओ आप, तो आपकी जो मर्जी हो, आप जिसको जिस हिसाब से रखना चाहो। तो मेरा जे कैप जो है मैं इस डायरेक्शन में रख लेती हूँ और ये मेरा के कैप हो जाएगा, करेक्ट। तो के कैप में मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है आपका, 4 आ रहा है, जबकि जे कैप में कितना आ रहा है आपका, QA है, राइट। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें वेक्टर इधर मिला है, ये P वेक्टर आपका मिला है, राइट, और ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए इसके YZ हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर y कैप के साथ एंगल है, देखो y डायरेक्शन के साथ एंगल मान लीजिए हम थीटा y बोल देती हूँ। सो tan थीटा y कैसे लेंगे आप, tan थीटा y लेते हैं तो ये वर्टिकल कंपोनेंट पहले आता है, तो ध्यान रखिएगा आपके पास P का Z कंपोनेंट पहले आएगा और y कंपोनेंट बाद में आएगा, और PZ कितना है हमारे पास 4QA और y कंपोनेंट कितना है QA, तो ये कितना आ रहा है 4। तो इस कंडीशन में
थीटा वाई आपके पास कितना आ रहा है, tan इनवर्स 4। लेकिन अगर यही मैं उल्टा बना देती हूँ, मैं मेरा के कैप इधर ले लेती हूँ और मैं मेरा जे कैप इधर ले लेती हूँ, और अब देखो मेरा वेक्टर जो है वो के कैप के साथ आएगा, के कैप मतलब z डायरेक्शन के साथ। और अब अगर मैं पूछूं tan थीटा z कितना होगा, तो वर्टिकल वाला आएगा अपने पास जो कि है पी वाई, और ये हमारे पास हो जाएगा पी जेड, और पी वाई हमारे पास कितना दिया हुआ था, पी वाई हमारे पास था क्यू ए, और पी जेड हमारे पास कितना था 4QA। तो ये आंसर कितना आ रहा है 1/4। तो z के साथ जो एंगल है थीटा z वो कितना आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/4। और ऑप्शन में देख लीजिए ये √17 के साथ tan इनवर्स 1/4 विद z एक्सिस, तो इसका ऑप्शन जो बी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट देखिए हमारे पास, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, इफ डाइपोल इज रोटेटेड बाय 90% एंटी क्लॉकवाइज, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एट पोजीशन P विल रोटेट बाय। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ये डाइपोल की एक्सिस है, इस एक्सिस पे पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस, यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट हमने बना दिया, अब कहा जा रहा है कि इस पॉइंट P पर जो डाइपोल है अगर उसको 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट P के ऊपर कितने एंगल से घूम जाएगी। यहाँ आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि अगर -q और +q ऐसे रखे हुए हैं तो डाइपोल की डायरेक्शन ये है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो अगर आपने डाइपोल को रोटेट किया है 90 से एंटी क्लॉकवाइज, तो P को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के P ऊपर आ जाएगा, P आपका ऊपर चला जाएगा। और बिकॉज P और E हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसका मतलब E कहाँ आ जाना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए। सो ये ओरिजिनल पोजीशन थी। अगर P 90 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो इसी पॉइंट पे 90 से इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज रोटेट होगी क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा। सो 90% क्लॉकवाइज इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि डाइपोल को आपने 90 से घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 90 से घूमेगी लेकिन क्लॉकवाइज। ये देखिए, अ वाटर मॉलिक्यूल एज शोन इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 I मतलब x डायरेक्शन में बनाई हुई भी है यहाँ पे। दिस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस टॉर्क, टॉर्क, फोर्स, फोर्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन पे देखिए -2Q है, तो मैं यहाँ पे माइनस का 2Q बना देती हूँ, यहाँ पे प्लस का Q आ जाएगा आपका, और यहाँ पे प्लस का Q आ जाएगा। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले फोर्स देख लेते हैं। तो -2Q पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड में है, तो ये माइनस का 2Q इंटू ई, ये इतना फोर्स लगेगा। और प्लस Q पे राइट साइड में लगेगा कितना, QE, और इस प्लस Q पर भी राइट साइड में लगेगा कितना, QE। तो अगर आप ध्यान से देखें तो राइट साइड में टोटल फोर्स कितना लग रहा है 2QE, और लेफ्ट साइड में फोर्स कितना लग रहा है -2QE। तो नेट फोर्स आपके पास 0 हो जाएगा, तो फोर्स तो लगेगा ही नहीं, तो ये राइट में भी नहीं लगेगा और ये लेफ्ट में भी नहीं लगेगा। अब हम यहाँ पर टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, अब आप खुद सोचो, दोनों हाइड्रोजन को पकड़ के आप राइट हैंड साइड में खींच रहे हो, दोनों हाइड्रोजन को पकड़ के आप राइट साइड में खींच रहे हो, और ऑक्सीजन को पकड़ के आपने लेफ्ट में खींच दिया, ऑक्सीजन को पकड़ के आपने लेफ्ट में खींच दिया, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको आप लेफ्ट में खींच रहे हो और नीचे वाले दोनों हिस्से को आप राइट में खींच रहे हो। तो इस पूरे मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करो, इसकी टेंडेंसी किधर घूमने की है। अगर ये लेफ्ट में जा रहा है, ये राइट में पकड़ के खींच दोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये देखें, एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इसके ऊपर लगेगा क्योंकि ऊपर वाला लेफ्ट में घूमेगा, नीचे वाले राइट में जाएंगे, तो जो सर्कल बनेगा वो आपके पास कैसा बनेगा, काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड, ये डाइपोल मोमेंट यहाँ पे रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आप ध्यान से देखिए, जो लाइनें यहाँ पर बनाई हुई है ये सारी हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये लाइनें इस तरह से बनाई हुई है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, फिर सीधी आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है। ये लाइनें इस तरह से बनाई हुई है, थोड़ा सा मैंने ज्यादा पास कर दिया है, बट वो लाइनें बिल्कुल सीधी नहीं है। ये यहाँ पर थोड़ी सी क्लोजर है, पास में है, और ये यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस है, मतलब सेपरेटेड है ना।
काफी अच्छी खासी डेंसिटी कम हो गई उधर, तो डाइपोल को कितना फोर्स लगेगा। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के बारे में एक चीज बनाई थी कि जहां पर लाइनें ज्यादा होगी नंबर में या फिर ज्यादा डेंसिटी होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, और जहां पर कम होगी वहां कम लिया जाता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई, मैं आपसे 2 पॉइंट पूछती हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें इस तरह से है, देखिए अगर आप प्लस क्यू के केस में ही देख लो, ये सपोज प्लस क्यू है, तो जहां पर प्लस क्यू के पास वाले पॉइंट होंगे उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आर स्क्वायर, और अगर दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें क्या हो रही है, दूर दूर हो रही है, वहां पर आपके पास होगा क्यू, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप चेंज हो गई ना। R1 आपके पास छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, और R2 आपके पास ज्यादा डिस्टेंस थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें पास पास में होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें इस तरह से लाइनें दी गई है, और डाइपोल हमारा रखा हुआ है इस तरह से, माइनस क्यू यहाँ पे है, प्लस क्यू यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है माइनस क्यू को जो इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में ये होगा स्ट्रॉन्ग, करेक्ट। और प्लस क्यू की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो इस पे जो राइट हैंड साइड में फोर्स लगेगा QE वो कैसा होगा, वीक फोर्स होगा। इसका मतलब अच्छा मैंने E1 E2 मुझे अलग लेना चाहिए क्योंकि दोनों पॉइंट पे लोकेशन अलग अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो जाएगी, तो QE1 लग रहा है, यहाँ पे QE2 लग रहा है। अब मैं कहूँ कि राइट साइड में आपके पास वीक फोर्स लग रहा है और लेफ्ट साइड में आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, तो दोनों की वजह से जो नेट फोर्स आएगा, रेजल्टेंट फोर्स आएगा, वो किधर आएगा, लेफ्ट साइड में ही आएगा, तो टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगेगा। सो द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले में बोल रहा है कोई फोर्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, राइट में भी नहीं लगेगा, द डाइपोल अपवर्ड तो बिल्कुल नहीं लगेगा, तो इसमें सी जो ऑप्शन है वो आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके इसके ऑप्शन बाद में देख लेंगे, स्क्रीन पे फिट नहीं हो रहा है हमारे पास। ये देखिए अ लार्ज शीट, शीट है आपके पास प्लस सिग्मा, कंडक्टिंग नहीं बोला है तो नॉन कंडक्टिंग ले लेंगे हमारे पास। अ लार्ज शीट कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, a rod of length 2L has a linear charge density lambda on one half and minus lambda on other half. The rod is hinged at midpoint O and makes an angle theta with the normal to the sheet. Torque experienced by the force. Torque निकालना आपको इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में देखिए ये बोलना चाह रहा है कि ये जो रोड आपके पास है इसमें सपोज हम इसकी लेंथ मान लीजिए ले लेते हैं 12 बोल रहा है, 12 लेंथ है, तो मिड पॉइंट से लेकर अपर हाफ की लेंथ हो गई L, और जो लोअर हाफ है उसकी लेंथ भी कितनी हो गई L। तो बोल रहा है कि L लेंथ को तो आपने प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी दी है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज अपर हाफ के पास कितना हो जाएगा, प्लस का लैम्डा इंटू L, क्योंकि यूनिट लेंथ में चार्ज होता है लैम्डा, तो L लेंथ में हो जाएगा लैम्डा L। लोअर हाफ के पास कितना दिया है, माइनस लैम्डा, तो नीचे वाले के पास चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा L, तो ये आपका हो जाएगा मान लीजिए प्लस क्यू, और ये आपका हो जाएगा माइनस क्यू, तो डाइपोल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है जिस तरह से सेंटर ऑफ मास में हम सारा मास सेंटर पे मानते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर कितना मानेंगे। अब देखो इसका मतलब है कि ये जो पूरा O से लेके पूरी L लेंथ में फैला हुआ चार्ज है, इसका सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे यानी रेड डॉट पे मान सकते हैं, और जो नीचे वाला हाफ पोर्शन है उसका नीचे वाले हाफ के डॉट पे मान सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, ये देखिए ये पूरी लाइन बनाई है मैंने, ये O पॉइंट है और ये अपर हाफ है, ये पूरी की पूरी लेंथ आपके पास कितनी दी हुई है, L दी हुई है, तो इसका सारा का सारा चार्ज हम कहाँ सेंटर पे मानेंगे, इस लोकेशन पे मानेंगे, और इसका दूसरे वाले का लोकेशन यहाँ पे मानेंगे। सो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। उसी तरह से O से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2, तो दोनों पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है L/2 प्लस L/2 कितनी हो जाएगी, L, तो इसका चार्ज हम ले लेंगे यहाँ पे प्लस क्यू, और ये चार्ज हमारे पास हो जाएगा माइनस क्यू। सो बेसिकली हमारे पास एक डाइपोल बन चुका है जिसके चार्ज हमें पता है और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, L। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, यानी डाइपोल की डायरेक्शन जाएगी आपके पास इसी लेंथ के अलोंग जिस लेंथ पे रोड रखी हुई है। अब हम यहाँ पे लाइन चार्ज देखते हैं, सॉरी ये शीट देखते हैं। शीट हमारे पास प्लस सिग्मा से दी हुई है, और हमें पता है कि शीट के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसके परपेंडिकुलर होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है हमारे पास ये
जबकि रोड आपके पास रखी हुई है ये, और P वेक्टर भी बन रहा है आपके पास इसी रोड की डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो P और E के बीच का एंगल जब थीटा हो तो हमें टॉर्क पूछा है, सो हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता है, टॉर्क होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा, राइट। ये कितना हमारे पास होता रहता है, P E साइन थीटा हो जाएगा, P E साइन थीटा। P होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज का मतलब Q, और Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, लैम्डा एल। तो ये चार्ज तो हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी, सॉरी हाँ, हमारे पास चार्ज हो जाएगा, हाँ दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास एल है। तो चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये तो हो गया P। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं सिग्मा चार्ज डेंसिटी के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाल रखा है, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। तो अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है हमारे पास, सिग्मा लैम्डा एल स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा आ रहा है यार हमारे पास, सिग्मा लैम्डा एल स्क्वायर साइन थीटा, ऑप्शन सी आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कितना आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका आ रहा है सी, सिग्मा आ रहा है, लैम्डा आ रहा है, एल स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन सिग्मा सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज ली थी हमने प्लस लैम्डा की, ओके। डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज अलाइंड अलोंग रेडियल वेक्टर, इसी डायरेक्शन में पी रखा हुआ था। फोर्स कितना लगेगा, सो ये फोर्स हमने अभी तो नहीं प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो जस्ट अ मिनट, यही हमारा प्रीवियस लेक्चर था, पर वो मैंने चेंज कर दिया है। इफ यू रिमेंबर, ये देखिए, ये कल का, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था, और इसमें हमने लाइन चार्ज की वजह से फोर्स निकाला था। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये हमने निकाला था, आप प्रीवियस लेक्चर में इसका डिटेल देख लीजिएगा। आंसर हमारे पास कितना आया था, फोर्स निकालना था हमें, और ये फोर्स की वैल्यू आई थी 2kp लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, अट्रैक्टिव नेचर का आया था, ठीक है, 2kp लैम्डा आर स्क्वायर। सो 2kp लैम्डा का मतलब होता है, अच्छा 4 में है तो हमारे पास आंसर कितना आया था, 2kp लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर। k की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो लैम्डा पी अपॉन 2 पाई, लेकिन रिपल्सिव है इसमें, हमें अट्रैक्टिव मिलना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए लैम्डा। और ये अट्रैक्टिव आया था, मैंने आपसे कहा था कि फोर्स इधर लग रहा है, सो उसका डिस्क्रिप्शन आप उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये देखिए, अ स्मॉल रिजिड ऑब्जेक्ट कैरीज पॉजिटिव, ये अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इस क्वेश्चन को रीड करिए। रिजिड ऑब्जेक्ट कैरीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 4 कूलम ईच, 4 कूलम है। इट इज ओरिएंटेड so that the positive charge has coordinates and negative charge has coordinates this. The object is kept in electric field this. Find the magnitude of torque acting on the dipole. हमें टॉर्क का निकालना है, और हमें दो चार्जेस हैं, और उन दोनों चार्जों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, दोनों चार्जों का लोकेशन दिया हुआ है। तो चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये देखिए डायग्राम, एक चार्ज हमें दिया है, जस्ट अ मिनट, कौन सा नेगेटिव है, -1.4 पे, हाँ, इट इज ओरिएंटेड सो दैट द पॉजिटिव चार्ज हैज दिस कोऑर्डिनेट, ये -1.2 और 1.1 जो है वो पॉजिटिव के कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो ये यहाँ पे आपके पास होगा प्लस क्यू चार्ज। देखो -1.2 का मतलब है x आपके पास नेगेटिव में होना चाहिए, राइट, और y आपके पास पॉजिटिव में होना चाहिए। x नेगेटिव आपके पास यहाँ होता है, y पॉजिटिव आपके पास यहाँ होता है, तो ये किस में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का, और ये q की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 कूलम, 4 कूलम गिवन है, और इसमें आप देख सकते हैं x पॉजिटिव है यानी यहाँ पे आएगा, और y नेगेटिव है यानी कि यहाँ कहीं आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको यहाँ मिलेगा। तो डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमें कितना दिया हुआ है, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है 2500 I कैप -5000 J कैप न्यूटन पर कूलम।
हमें कहा गया है टॉर्क कितना लगेगा। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले दोनों क्यू के बीच में हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है, आप साइन थीटा वाला मत लगाओ, आप पी क्रॉस ई लगाओ, क्योंकि हमने पी क्रॉस ई फॉर्मूला पढ़ा हुआ है टॉर्क का। सो पी वेक्टर निकालना है, ई वेक्टर तो हमें दिया हुआ ही है। सो पी वेक्टर हमारे पास कितना होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डी वेक्टर, और ये आ जाएगा क्रॉस ए। अब पी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी लेनी है, आप देखिए पी जो होता है हमारे पास माइनस क्यू से प्लस क्यू डायरेक्शन में होता है। सो ये नीचे है माइनस क्यू और ऊपर जा रहा है प्लस क्यू, ये तो देखो माइनस से प्लस क्यू, यानी ये आपका होगा, ये आपका पी वेक्टर आना चाहिए। सो हमारे पास आपने देखा होगा जब भी ओरिजिन से आप कोई पोजीशन वेक्टर ऐसे लेते हो, सपोज इसके कोऑर्डिनेट है ये आपके पास हो जाएगा x1 y1 और ये आपके पास हो जाएगा x2 y2। तो अगर कोई वेक्टर x1 y1 से x2 y2 की तरफ जाता है तो उसका पोजीशन वेक्टर आप क्या लेते हैं, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। यानी कि आपका एरो जिधर जाता है फाइनली आप जहां जाके रुकते हो वो फाइनल कोऑर्डिनेट होते हैं, और फाइनल में से इनिशियल वाले आप माइनस करते हो। तो अब p का डायरेक्शन देखिए, p आपका प्लस q की तरफ जा रहा है, यानी ये आपका फाइनल कोऑर्डिनेट होंगे, इसमें से आप माइनस करोगे इनिशियल वाले को, तब आपको पोजीशन वेक्टर मिलेगा, यानी कि p वेक्टर मिलेगा। सो p वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, q को एज इट इज रहने दीजिए और हम यहाँ पे करेंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप क्रॉस e वेक्टर। अब x2 और y2 किसके लेने पड़ेंगे आपको, प्लस q के लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा था फाइनल ये है, और ये कितना आपका देखो x है माइनस 1/2, ठीक है, ये आपका है x2 आपका है माइनस 1.2 और x1 आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 1.4, और ये mm में है, ठीक है, ये mm में है, और ये i कैप आ जाएगा, प्लस y2 आपका क्या है 1.1 और ये आपका है माइनस 1.3। तो देखो 1.1 माइनस ऑफ माइनस 1.3 तो प्लस 1.3 हो जाएगा, और ये भी आपका mm j कैप में रहेगा और ये क्रॉस e आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, q मल्टीप्लीकेशन में है 1.2 और 2.4 होता है 2.6, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2.6 mm आई कैप, और 1.1 प्लस 1 2.4 हो रहा है आपका, राइट, तो प्लस का 2.4 mm आ जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा क्रॉस ई वेक्टर हमारे पास आ जा रहा है, ये जे कैप में आ रहा है। अब यहाँ पे अपने पास कितना है देखो, इस क्यू को रहने दो, ये क्यू लास्ट में कर लेंगे, इन दो के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्यू हमारे पास रहेगा आई कैप जे कैप और के कैप। पी वेक्टर का आई कैप है माइनस 2.6 2.4 mm में है ये, के कैप हमारे पास 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है 2500 और ये हमें दिया है माइनस का 5000 और ये 0 है। सो अब आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना आता ही है, क्यू की वैल्यू रहने दीजिए। अब देखो जब आई कैप निकालोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 और ये इससे होगा 0, जे कैप निकालोगे तो ये 2.60 से होगा, ये 2500 0 से होगा, जब के कैप निकालोगे तो ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2.6 मल्टीप्लाई बाय 5000 साथ में mm लगाना पड़ेगा हमें, माइनस 2500 मल्टीप्लाई बाय 2.4 और ये आ जाएगा mm, करेक्ट। क्यू की वैल्यू हमें 4 कूलम दिया हुआ है, तो 4 कूलम को हमारे पास यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबली वी विल गेट, ये हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट क्या कहेंगे यार इसको, ये हमारे पास आ रहा है 13,000, राइट, 13,000 इंटू 10⁻³ और ये हमारे पास आ रहा है 6000 इंटू 10⁻³ तो ये हमारे पास आ रहा है 4 इंटू 7000 इंटू 10⁻³ और वो हमारे पास आ रहा है 28। तो यस, इसका मैग्नीट्यूड पूछा था हमसे, और वो मैग्नीट्यूड वैसे मैंने पी क्रॉस ई से ही निकाल लिया डायरेक्टली, मोड ऑफ पी क्रॉस ई निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ही आया है और वो कितना आ रहा है टी पी 28 हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। आप साइन थीटा से निकालेंगे पीई साइन थीटा करके तो भी यू विल गेट द सेम थिंग, है ना, मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाल लिया। सो ये 28 आएगा और डायरेक्शन जो है वो आपकी किस में आ रही है, के कैप में आ रही है। अगर आई प्लस जे का कुछ होता है तो हम उस तरह से इसका निकालते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 28 आंसर। नेक्स्ट आपके पास देखिए, हाँ प्लास्टिक रोड आपके पास है, ये बहुत ही है रेड वाले जोन में, इस क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश कीजिए। रेड वाले जोन में आपके पास यहाँ पे जस्ट सेकेंड, हाँ रेड वाले जोन में आपके पास है पॉजिटिव चार्ज, ब्लू वाले जोन में आपके पास नेगेटिव चार्ज है। प्लास्टिक रोड ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर, टोटल लेंथ आपको 1 मीटर दिया है और पॉजिटिव चार्ज है +4 माइक्रोकूलम, नेगेटिव चार्ज -4 माइक्रोकूलम है आपके पास।
ऑन रिमेनिंग हाफ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स नेट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहले एल लेंथ चलते हैं, एल लेंथ लेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगी L/2 में तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं मानेंगे और इसका सेंटर यहाँ कहीं मानेंगे। ये डिस्टेंस हमारे पास है L/4, ये डिस्टेंस हमारे पास है L/4। तो मैग्नीट्यूड अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁻6 विच इज 4 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस दोनों की कितनी है L/4 + L/4 कितना होता है L/2, और L/2 का मतलब है अगर 1 मीटर है तो 0.5 मीटर। बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर, है ना। जितना भी इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन हमारे पास कितना आ रहा है L/2 आ जाएगा। आई एम नॉट सॉल्विंग इट, आप कर लीजिएगा। ये हमारे पास देखिए, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, डाइपोल P वेक्टर है इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, द इलेक्ट्रिक potential due to this dipole as point B is given by AB into 10⁹. A represent sign for negative answer select 0, ये इसलिए क्योंकि OMR शीट में फिल किया जा सके इसलिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। एंड पॉजिटिव आंसर सेलेक्ट 1, राइट द वैल्यू ऑफ A + B का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आर वेक्टर निकालना है, क्योंकि आपके पास देखो ए पॉइंट पे तो आपने डाइपोल को रखा है और पोटेंशियल निकाला है इस बी पॉइंट पे, है ना। ए पॉइंट पे डाइपोल रखा हुआ है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, यानी कि देखो ये ए पॉइंट है, यहाँ पे तो आपने डाइपोल रखा हुआ होगा और बी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा आपका ए से बी तक का। अभी ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको 2 - 3 1, इसके आपके पास है 2 - 3 1, और जिस पे आपने पोटेंशियल निकाला है 4 - 1 0, 4 - 1 0। तो सबसे पहले तो ये जो आर वेक्टर है वो आर वेक्टर आप निकाल लीजिए, तो वही है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो ये मेरा हो जाएगा x2 y2 z2, ये आपका हो जाएगा x1 y1 z1। तो 4 - 2 कितना आ रहा है हमारे पास 2i, -1 + 3 आ जाएगा आपके पास 2j, और ये हो जाएगा माइनस का k, ये आर वेक्टर हो जाएगा। और जो p वेक्टर है वो हमें गिवन है, p वेक्टर हमारे पास कितना है 2i - 3j 4, 2 - 3 4, 2 - 3 4, जस्ट होल्ड ऑन, 2 - 3 4 हमें करना है 2 -3 + 4। ये देखिए ये p वेक्टर हमें गिवन था, पोटेंशियल पूछा है हमें। पोटेंशियल की वैल्यू सिंपली ध्यान रखिएगा कि k P.R/R³, पता था हमें, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने। सो k की वैल्यू बाद में रखेंगे, P.R, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो डायरेक्ट, तो आई कैप वाला आई कैप से हो जाएगा 4, ये 2 3 6, ये -4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है, -6k/R³। अब ये r मैग्नीट्यूड है, सो मैग्नीट्यूड r क्या होगा, अब ये देखिए r वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, यानी 4 + 4 + 1, तो ये आपके पास आ रहा है √9 विच इज 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब। तो आंसर आया हमारे पास v = -6 × k की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹, और ये हमारे पास आ रहा है नीचे 3 का 9, सॉरी ये 27 आ रहा है, नो 2 9, तो 9 से 9 कैंसिल, 3 से हमारे पास 2 आ जाएगा, तो आंसर आ रहा है -2 × 10⁹। और आपको किस फॉर्म में लिखना था, आपको लिखना था AB × 10⁹, तो 10⁹ तो ठीक है। नेगेटिव के लिए उन्होंने बोला था कि अगर नेगेटिव आता है तो 0 लिखो, तो A की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी 0, करेक्ट, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, और B की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी 2। तो इसका आंसर आपको जिस फॉर्म में भरना था उस फॉर्म में कितना भरना पड़ेगा 0 2। देखो एक बार, फॉर नेगेटिव सेलेक्ट 0 एंड राइट, अच्छा राइट द वैल्यू ऑफ a + b का होल स्क्वायर लिखना है। ओके ओके ओके, आपके पास a और b आ चुका है, सो आप उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट, a + b का, तो ठीक है आपके पास यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको a और b मिल चुका है, सो प्रोबेबली a b की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू भी आपके पास है, b की वैल्यू भी आपके पास है, आप a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। सो अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, देखो a + b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू हमें क्या मिली है माइनस, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो 0 मिली है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है 2, तो इसका स्क्वायर, तो कितना आंसर आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है। तो इस तरह से हमें क्या करना था, इस a + b का होल स्क्वायर का आंसर जो था जिस फॉर्म में हमसे पूछा गया था उस फॉर्म में हमें ये देना था।
चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये डाइपोल इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन, देख लीजिए आपके पास इस तरह से डाइपोल रखा हुआ है 45 डिग्री पे और पी पॉइंट पे हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो इस कंडीशन में आप सबसे पहले आर थीटा में आपको पता है, लेकिन पॉइंट में दे दिया आपको एक्स वाई में, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो आपका आर कौन सी डायरेक्शन में है और आपका थीटा कैप कौन सी डायरेक्शन में होगा। सो मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि डाइपोल आपका अगर आप इस डायरेक्शन में ले रहे हो, देखो ये 45 से दिया हुआ है, हमारे पास ओरिजिन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये देखो जो रेड लाइन मैंने मिलाई है, यानी कि यही मेरी जाके क्या बनेगी, आर कैप। तो आपके पास जो आर कैप है वो वाई डायरेक्शन में है, वाई का मतलब जे ले लो, और एंगल हम यहाँ पे एक्स एक्सिस से माप रहे हैं, तो आप चाहो तो प्लस आई भी ले सकते हो और आप चाहो तो माइनस आई पे भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको थीटा 45 लेना है या 145 लेना है। सो मैंने आर कैप इस डायरेक्शन में लिया है और मेरा पी आप यहाँ पे जा रहा है, मेरा पी यहाँ पे जा रहा है, मेरा पी यहाँ पे जा रहा है, तो मैं आर कैप से उसका वो जो भी एंगल होगा मान लीजिए वो आप आर कैप से ले रहे हैं, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ये आपके पास आ जाएगा आर एंड पी के बीच में एंगल जो है दिस इज दिस थीटा, तो थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा 90 प्लस 45 एंड दैट इज 135। वैसे ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, आप चाहो तो सिर्फ 45 भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई टेंशन नहीं आएगी, यू विल गेट द सेम थिंग, पर थीटा 135 ले लो क्योंकि उससे आपका जो है वो आसान रहेगा। आपका इस कंडीशन में इस तरह से ये एंगल थीटा होगा, पी से लिया जाता है ना आर का, यस, तो इसको हम थोड़ा सा बनाते हैं, देखो इसमें हमें, क्योंकि मुझे आपको ये चीज बतानी है, हाँ हमें इस तरह से सिचुएशन गिवन है कि हमारा पी जा रहा है इधर और जो P है वहां से हमारा R आ रहा है इधर, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। हमने जो चीज पढ़ी थी वो हमने इस तरह से पढ़ी थी कि P इधर होता है और R इधर होता है, तो जो P के एक्सिस से हम कहाँ पे लेते हैं, थीटा लेते हैं, और ये हमारे पास जब आता है तो उस सिचुएशन में हमारा R कैप इधर आ जाता है और P कैप, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में एंगल मेजर करते हुए जा रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट साइड में जो थीटा है वो उस डायरेक्शन में हमारा आ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे P से R तक पहुंचना है, ये देखिए P से R तक पहुंचना है, तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा और ये एंगल मेरा हो रहा है 135, और अगर ये मेरा हो रहा है तो अगर R कैप मेरा ऊपर जा रहा है तो मुझे लेफ्ट साइड में, क्योंकि देखो थीटा कैप आप कब लेते हो लेफ्ट में, जब आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करते हो, मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया तो मेरा थीटा कैप इधर आएगा, करेक्ट, तो मेरा R कैप जो है वो तो पॉजिटिव वाई में जा रहा है और जो मेरा थीटा कैप है वो मेरा नेगेटिव एक्स में जा रहा है, नेगेटिव एक्स में जा रहा है। अब हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको देखो पी एंगल इतना दिया हुआ था, ये पी वेक्टर था, है ना, इधर मान लीजिए आपका एक्स है और इधर आपका माइनस वाई है, ये एंगल 45 दिया है, तो यहां से आप पी वेक्टर की वैल्यू निकालिए। सो पी वेक्टर बेसिकली आपका क्या होगा, पी कॉस 45 जो है वो तो आई कैप में जाएगा और पी साइन 45 आपका माइनस जे में जा रहा है, इसलिए मैंने माइनस ले लिया, राइट। तो अगर मैं यहाँ मैग्नीट्यूड पूछूं तो पी वेक्टर अपना कितना हो जाएगा, p बाई रूट टू आई कैप माइनस पी बाई रूट टू जे कैप, तो मोड ऑफ p कितना हो जाता है, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, तो p बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस p बाई रूट टू का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो रूट के अंदर आपको मिलेगा p स्क्वायर बाई टू प्लस p स्क्वायर बाई टू और ये मिल रहा है आपको सिंपली p, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले ई आर निकालना है, ठीक है। ई आर हमारे पास कितना था, 2kp cos थीटा, राइट, cos थीटा का मतलब है 135 और ये आ जाएगा हमारे पास आर क्यूब आता है। अब ये आर कौन सी डिस्टेंस होती है, आर होती है डाइपोल से किस किस के बीच की डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो ये डाइपोल का सेंटर था और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, और हमें क्वेश्चन में देखिए डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ये देखो P, ये सेंटर हो गया डाइपोल का और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, हमें ये वर्टिकल डिस्टेंस दी हुई है कितनी, यहाँ कोऑर्डिनेट देखिए y, ये y डिस्टेंस आपको दी हुई है, यानी डाइपोल का ओरिजिन और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के जो बीच की दूरी है वो आपको कितनी दे रखी है, y दे रखी है, तो y ही हमको लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा वाई क्यूब, आर क्यूब आता है वो वाई क्यूब हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन किस में आ जाएगी आपके पास, आर कैप में आ जाएगी। अब cos 135 की जो वैल्यू होती है वो ध्यान रखना, cos 35 आपका होता है माइनस 1 बाई रूट टू, cos 135 कितना होता है, माइनस 1 बाई रूट टू होता है, तो यहाँ पे मैं रखूंगी तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 2kp अपॉन आर क्यूब, और ये हमारे पास आ जाएगा, आर कैप किस में था, जे कैप में था,
आर कैप की डायरेक्शन हमारी जे कैप में थी। सिमिलरली ई थीटा देखिए, ई थीटा हमारे पास था KP साइन 135 अपॉन डिस्टेंस अभी भी हमें कितना लेना पड़ेगा y क्यूब, और ये हमारे पास आएगा थीटा कैप में। साइन 135 होता है प्लस का 1/√2, ठीक है। अच्छा मैंने इसका √2 नहीं किया ना, cos 35 की वैल्यू √2 लिखनी पड़ेगी ना मुझे यहाँ पे, यस। साइन 135 प्लस का √2 होता है, सो KP अपॉन √2 y क्यूब, और ये थीटा कैप हमारा किस में था, देखिए थीटा कैप हमारे पास था माइनस आई कैप में। ये हमारे पास इस कंडीशन में कितना आ रहा है, माइनस आई कैप। सो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, आई कैप में कौन, अच्छा एक मिनट, आर कैप में ER प्लस थीटा कैप में ई थीटा। तो आप आर कैप में रख लीजिए, ये रहा हमारा आर कैप, राइट। तो -2KP अपॉन √2 R क्यूब जे कैप, और ये आ जाएगा माइनस का KP अपॉन, यहाँ y ले लो, ये आ जाएगा √2 y क्यूब अपॉन इस तरह से। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है आपके पास, KP अपॉन √2 y क्यूब कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, माइनस आई कैप माइनस का 2j कैप। देखिए ये इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन में नहीं दे रखा है, बट इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइनली आपकी यहाँ पर निकलेगी। सो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसका आंसर आपके पास आएगा यस KP अपॉन √2 y क्यूब माइनस आई माइनस 2j, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो फाइनल आंसर होगा। सो ये कुछ जो है वो डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एंड आई होप आपको डाइपोल से रिलेटेड कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, डाइपोल के बारे में सिर्फ इतना ही।